वेलकम टू हिंदी लर्नर चैनल। लास्ट क्लास में मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को डिस्कस किया था। अब इस कक्षा से हम उस पूरे सिलेबस को कवर करने की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पहली क्लास में हम भाषा क्या है और उसके प्रकार इनको डिटेल में समझेंगे। इन कक्षाओं की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अब सबसे पहला प्रश्न यह है कि इस बिंदु से परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये जो बिंदु हम पढ़ने जा रहे हैं ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है या नहीं। तो देखिए इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपके सामने जैसे प्रश्न है कि व्यवहारिक तौर पर भाषा का कौन सा प्रकार सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखिए, इनमें भाषा का सबसे सरल प्रकार कौन सा है। एक और प्रश्न आपके सामने है, भाषा का स्थायी रूप है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। और इसी प्रकार से उदाहरण स्वरूप एक और प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। और इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें आज इस पहली क्लास में क्या समझना है, भाषा और उसके प्रकार। तो थ्योरी पढ़ने की शुरुआत करते हैं और चीजों का बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं भाषा का सामान्य परिचय। हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि हिंदी एक भाषा है और ये जो आप शब्द देख रहे हैं ना भाषा, ये भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। ये धातु क्या होती है, संस्कृत में जो क्रियाएं होती हैं उन्हें धातु के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में जो क्रियाएं होती हैं उन्हें ही धातु के नाम से जाना जाता है। अब ये जो भाषा, इस भाष का मतलब क्या होता है। तो भाष धातु यानी अभी हमने समझा कि धातु क्या होती है, क्रिया। इस भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना या बोलना। भाष का अर्थ क्या हुआ, विचार प्रकट करना या बोलना। देखिए भाष का अभिप्राय क्या होता है, विचार प्रकट करना, और इस भाष धातु से ही बना है भाषा शब्द। तो फिर भाषा की परिभाषा क्या हुई, यानी मन के भाव या विचार जिस माध्यम से प्रकट किए जाते हैं वह माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। हम जिस भी माध्यम से अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं वो माध्यम ही क्या कहलाएगा, वो माध्यम ही भाषा कहलाएगा। ये तो हुई भाषा की परिभाषा। हालांकि परीक्षा में परिभाषा कभी नहीं पूछेगा, लेकिन जब हम किसी बिंदु की शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन आना जरूरी है। उसको सही प्रकार से समझने के लिए हमें उसका बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। अब सीधी बात करते हैं भाषा के प्रकार की। यदि हम भाषा के प्रकारों की बात करें तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं। और आपने कक्षाओं में भली भांति पढ़ा होगा, अपने विद्यालय में भी अच्छी प्रकार से ये पढ़ा होगा कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। उनमें जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है मौखिक भाषा, दूसरा प्रकार होता है लिखित भाषा और तीसरा प्रकार होता है सांकेतिक भाषा। अब इन तीनों प्रकार का एक एक करके वर्णन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौखिक भाषा की। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और सामने वाला उन विचारों को सुनकर ग्रहण करता है, तो वहां भाषा का कौन सा प्रकार होता है, वहां भाषा का प्रकार होता है मौखिक। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब बोल करके अपनी बात बताएगा और सामने वाला उसको सुन करके ग्रहण करेगा तो वहां भाषा का प्रकार क्या हो जाएगा, मौखिक हो जाएगा। तो आइए मौखिक भाषा के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरणों की बात की जाए तो जैसे रेडियो से समाचार सुनना, एक नेता द्वारा सभा को संबोधित किया जाना, इसी प्रकार प्रत्यक्ष साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, इसी प्रकार से टेलीफोन पर बात करना और कहानी सुनना। ये जो सभी प्रकार हैं ये सभी भाषा के कौन से प्रकार हैं, मौखिक प्रकार हैं। अब देखिए जितनी बातें हमने अब तक यहां जानी है इतनी बातें सभी को पता है, प्रश्न यहां से नहीं आएगा। ये तो सभी को पता है कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। और मौखिक भाषा की परिभाषा भी सबको पता है। अब प्रश्न जहां से आता है उस चीज को आपको ध्यान से समझना है। अब हम समझेंगे मौखिक भाषा के प्रमुख तथ्य। और मौखिक भाषा के जो प्रमुख तथ्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए लिखित भाषा की तुलना में मौखिक भाषा को आसानी से और जल्दी समझा जा सकता है। देखिए लिखित भाषा को पढ़ने के लिए पहले वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। आपको सबसे पहले वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, उनके उच्चारण का अभ्यास होना चाहिए और फिर अंत में उन वर्णों को मिलाकर के पढ़ना होता है। इसलिए लिखित भाषा की तुलना में जो मौखिक भाषा होती है उसको समझना आसान होता है। इसीलिए मौखिक भाषा को भाषा का सबसे सरल प्रकार भी कहा गया है। वो क्यों कहा गया है, मौखिक भाषा भाषा का सबसे सरल प्रकार है क्योंकि जैसे ही कोई वर्ण उच्चारित होता है, जैसे ही कोई शब्द उच्चारित होता है, जैसे ही कोई वाक्य बोला जाता है तो उसका अर्थ सुनते ही समझ में आ जाता है। इसीलिए हमने कहा कि लिखित भाषा की तुलना में मौखिक भाषा को आसानी से और जल्दी समझा जा सकता है। लिखित भाषा को समझने के लिए तो हमें वर्णों का ज्ञान होना चाहिए। यदि वर्णों का ज्ञान नहीं है तो लिखित भाषा को नहीं समझा जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए आसपास हम समाज में देख सकते हैं कि जो व्यक्ति कभी पढ़े नहीं है, विद्यालय नहीं गए, वो लिखा हुआ भले ही ना समझ पाए लेकिन बोला हुआ वो समझ जाते हैं। तो इसीलिए लिखित भाषा की तुलना में मौखिक भाषा जो है वो आसान होती है और उसको जल्दी समझा जा सकता है। मौखिक भाषा का अगला तथ्य है कि मौखिक भाषा सबसे पहले विकसित होने वाला भाषा का प्रकार है। अब ये सबसे पहले विकसित होने वाला भाषा का प्रकार इसलिए है क्योंकि जो एक छोटा शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, वो सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। जब हम मानव में भाषा सीखने के कौशलों का विकास क्रम पढ़ते हैं तो वहां भी हम यही पढ़ते हैं कि मानव सबसे पहले भाषा का कौन सा प्रकार सीखता है, मौखिक प्रकार ही सीखता है। मौखिक भाषा का अगला तथ्य है व्यवहारिक जीवन में सबसे ज्यादा मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। आप इस बात को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, वो मौखिक भाषा ही होती है जिसका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा का अगला तथ्य इस प्रकार
प्रकार से है, देखिए कई बातें लिखित भाषा के माध्यम से उतनी स्पष्टता से नहीं समझाई जा सकती जितनी कि मौखिक भाषा के माध्यम से। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह हो सकता है कि देखिए नायक और नायिका चैट पर बातचीत कर रहे हैं और कई बार असमंजस की स्थिति हो जाती है कि क्लियरिटी से समझ में नहीं आता, तो फिर नायक और नायिका एक एग्रीमेंट करते हैं कि चलिए कॉल पर बात करते हैं, अर्थात मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए देखिए कई बातें ऐसी होती हैं जो लिखित भाषा के माध्यम से बहुत ज्यादा स्पष्टता से नहीं समझाई जा सकती, जबकि उन बातों को मौखिक भाषा से यानी बोलकर बहुत अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। मौखिक भाषा का अगला तथ्य है कि मौखिक भाषा के माध्यम से व्यक्तियों के बीच संबंध को तेजी से मजबूत किया जा सकता है। मौखिक भाषा की अगली विशेषता है यह भाषा का अस्थायी रूप है। इसको अस्थायी रूप क्यों कहा? क्योंकि मौखिक भाषा उच्चारित होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। जैसे ही आपने कोई बात बोली वो वहीं पर खत्म हो गई, लेकिन लिखित रूप में कोई भी बात यदि आपने लिखी है तो वह लंबे समय तक बनी रहेगी। जहां पर भी जिस भी पृष्ठ पर या जिस भी चीज पर आपने इसको लिख दिया है वह लंबे समय तक उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा मौखिक भाषा का जो अगला तथ्य है वह है यह भाषा का मूल या प्रधान रूप है। मौखिक भाषा को ही भाषा का मूल रूप या प्रधान रूप कहा जाता है। तो ये थे मौखिक भाषा के प्रमुख तथ्य। अब हम चलते हैं भाषा के दूसरे प्रकार पर, जो कौन सा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है तथा दूसरा व्यक्ति उन विचारों को पढ़कर ग्रहण करता है, तो वहां भाषा का कौन सा प्रकार होता है? वहां भाषा का प्रकार होता है लिखित। लिखित भाषा के कुछ उदाहरणों की बात की जाए तो जैसे पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र, ईमेल और ब्लॉग, ये लिखित भाषा के कुछ उदाहरण हैं। इन माध्यमों में कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है और दूसरा व्यक्ति उन विचारों को पढ़कर ग्रहण करता है। ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें लिखित भाषा के प्रमुख तथ्यों को जानना है। तो देखिए लिखित भाषा के जो प्रमुख तथ्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप है। जैसे हमने अभी समझा कि जो मौखिक भाषा है वो अस्थायी रूप है, लेकिन लिखित भाषा कैसा रूप है? भाषा का स्थायी रूप है। देखिए लिखित भाषा भाषा को स्थायी रूप प्रदान करता है, जिसके माध्यम से हम किसी विचार को बाद के लिए भी संग्रह कर सकते हैं, बाद के लिए भी बचा कर रख सकते हैं। भाषा का मौखिक रूप स्थायी नहीं होता। क्यों? जब हम बातचीत करते हैं तो मुख से जो ध्वनि निकलती है वो कुछ समय में गायब हो जाती है। इसलिए जो भाषा का जो मौखिक रूप है वो अस्थायी होता है, लेकिन जो लिखित रूप होता है वो स्थायी होता है, क्योंकि आपने जो बात लिख दी वो बाद के लिए भी संग्रह की जा सकती है। इसकी जो अगली विशेषता है वो है लिखित भाषा सरल भी है और कठिन भी। मौखिक भाषा में हमने ये बात समझी कि जो मौखिक भाषा होती है वो भाषा का ऐसा प्रकार है जिसे हम सरल मानते हैं। अब जो लिखित भाषा होती है वो सरल भी होती है और वो कठिन भी होती है। अब ये सरल किसके लिए है और कठिन किसके लिए है? देखिए जिसे भाषा को पढ़ना और लिखना आता है उसके लिए लिखित भाषा सरल है, और जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता उसके लिए लिखित भाषा कठिन होगी। मेरे कहने का अभिप्राय यह हुआ कि लिखित भाषा उस समूह या उस वर्ग के लिए सरल है जो उसका ज्ञान रखते हैं, और जिनको इसका ज्ञान नहीं है, जो इससे अनभिज्ञता रखते हैं, उनके लिए लिखित भाषा कठिन रहेगी। लिखित भाषा की जो अगली विशेषता है, यदि किसी भी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है, उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर लिखित भाषा का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। लिखित भाषा की जो अगली विशेषता है वो है कि लिखित भाषा प्रामाणिक होती है और इसका प्रयोग साक्ष्य के रूप में कहीं भी किया जा सकता है। देखिए यदि आपको कोई प्रूफ देना होता है तो हम वहां किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जितनी भी आईडी होती हैं, जितने भी आपकी मार्कशीट हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सब किस रूप में है? सभी के सब लिखित रूप में है। आपको यदि कोई भी प्रूफ देना पड़ता है, चाहे आप कोई फॉर्म भर रहे हो, चाहे आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हो जहां पर आपको कोई प्रूफ देना है, तो ज्यादातर वो प्रूफ किस भाषा में होते हैं? वो मुख्यतः लिखित भाषा में ही होते हैं। इसीलिए लिखित भाषा को प्रामाणिक माना जाता है। प्रश्न आ जाए कौन सी भाषा प्रामाणिक होती है? भाषा का जो लिखित रूप होता है वो प्रामाणिक होता है। अब बात करते हैं भाषा के तीसरे प्रकार की, जो है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति न तो बोलकर बात करे और न ही लिखकर बात करे, बल्कि केवल संकेतों एवं इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करे, तो वहां भाषा का कौन सा प्रकार होता है? वहां भाषा का प्रकार होता है सांकेतिक। उदाहरण के लिए जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर का निर्णय देना, चौराहे पर यातायात पुलिस के कर्मचारी द्वारा यातायात का नियंत्रण करना, इसी प्रकार ट्रेन चलने के लिए गार्ड द्वारा हरी झंडी दिखाना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आजकल विभिन्न सरकारी संस्थानों में आशुलिपि यानी शॉर्ट हैंड प्रयोग में लाई जाती है, वह भी सांकेतिक भाषा का ही एक उदाहरण है। तो ये तो रही सांकेतिक भाषा की परिभाषा और उसके उदाहरण, लेकिन हमें जानना है सांकेतिक भाषा के तथ्यों को। आइए समझते हैं सांकेतिक भाषा के तथ्य। सांकेतिक भाषा की जो सबसे पहली विशेषता है कि भाषा का यह प्रकार मूक बधिर यानी जो डीफ और म्यूट हैं उन लोगों को संवाद करने में मदद करता है। सांकेतिक भाषा की दूसरी विशेषता है छोटे बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो तब उनके पास शब्द सामर्थ्य बहुत कम होती है, यानी उनको बहुत सारे शब्दों का नहीं पता होता है, और वे प्राय बहुत सारी बातों को संकेतों के माध्यम से ही अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। एक छोटा बच्चा संकेतों के माध्यम से ही अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे शब्द नहीं है, वो शब्दों को अभी समझता नहीं है कि किस शब्द का क्या मतलब है, उसके पास शब्द सामर्थ्य बहुत ज्यादा नहीं होती है। सांकेतिक भाषा का जो अगला प्रमुख तथ्य है कि प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 2017 से हुई थी। और याद रखिएगा सांकेतिक भाषा जो है यह भाषा का सबसे कठिन प्रकार है। यह भाषा का सबसे कठिन प्रकार इसलिए है क्योंकि हर कोई संकेतों को नहीं समझ सकता। सांकेतिक भाषा भाषा का सबसे कठिन प्रकार है क्योंकि सांकेतिक भाषा में कई बार संकेत निश्चित नहीं होते और हर कोई उन संकेतों को नहीं समझ सकता। हमने भाषा के इन तीनों प्रकारों को पढ़ा। अब एक बात पर ध्यान दीजिए,
एक वाहन चालक सड़क पर गाड़ी चलाते हुए देखता है कि उसके पीछे वाले वाहन हॉर्न का प्रयोग कर रहे हैं। चालक उस हॉर्न की आवाज को सुनकर ग्रहण कर रहा है। तो बताइए भाषा का प्रकार कौन सा होगा? देखिए, भले ही यहां पर चालक उस आवाज को सुनकर ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भाषा का प्रकार होगा वो होगा सांकेतिक। इस बात को समझिए, जब तक किसी स्पष्ट वर्ण, किसी स्पष्ट शब्द या किसी स्पष्ट वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाए, या जब तक कोई सार्थक ध्वनि सुनने को ना मिले, तब तक हर प्रकार की आवाज हमारे लिए सांकेतिक भाषा होगी। जैसे हूं, ये सब भी सांकेतिक भाषा ही है। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह हो कि जब तक आप कोई स्पष्ट वर्ण ना सुन ले, या स्पष्ट शब्द ना सुन ले, या स्पष्ट वाक्य ना सुन ले, तब तक कोई भी आवाज आ रही हो वो कैसी होगी? वो सांकेतिक होगी। और इसी प्रकार मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते हुए आप सड़क के किनारे कोई चिन्ह देख रहे हैं। आप उसको वैसे तो देखकर ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई सिंबल बना हुआ है, भले ही आप उसको देखकर ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वहां भी भाषा का प्रकार कौन सा होगा? सांकेतिक ही होगा। क्योंकि जब तक आप किसी स्पष्ट वर्ण या स्पष्ट शब्द या स्पष्ट वाक्य को पढ़ नहीं लेते, तब तक वो भाषा का प्रकार सांकेतिक ही होगा। हाँ, यदि स्पष्ट रूप से आप पढ़ पा रहे हैं उस वर्ण को, उस शब्द को, उस वाक्य को, तो फिर वो भाषा का प्रकार क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। तो हमने अपनी इस पहली क्लास में समझा भाषा और भाषा के प्रकारों को। यह बिंदु काफी छोटा था, तो बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया। इसके अलावा आगे की जो क्लासेस हैं वो आपको क्रमानुसार मिलती जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए।